गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में वो कहते हैं वेलकम, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो रहा होगा या हो चुका होगा। आज के दिन का आगाज मैं तो कर रहा हूँ ग्रीन टी के साथ, और एक ग्रीन टी का फ्लेवर बहुत अच्छा है। आपको पसंद आई है? मुझे भी पसंद आई है। इस वक्त मैं टेस्ट को थोड़ा सा साइड पे रख रही हूँ और अपनी सेहत को जो है वो प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, बिकॉज ये मौसम ऐसा चल रहा है। इस पे आज हम बात भी करना चाह रहे थे, बिकॉज हर दूसरे बंदे से पूछो वो कहता है मुझे एलर्जी हुई है, गला ख़राब हुआ हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ हुआ है जो कि फैलता है। सो मैं भी उसी का शिकार फिलहाल हुई हुई हूँ। अल्लाह आपको सेहत दे। थोड़ा सा गला मुझे भी आज अपना खराब लग रहा है, बिकॉज वो हल्का बता रहे हल्का। हैं, कुछ डॉक्टर्स की यही बता रहे हैं कि ये वायरल है, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है तो जिस तरह से वायरल इन्फेक्शन। वैसे आई थिंक इम्यूनिटी पे आपकी ड्रॉप हो जाती है, तो इसलिए भी जरा इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से हमला कर रहे होते हैं। नहीं मतलब नहीं? आपकी इम्यूनिटी किसी की इम्यूनिटी भी गिर सकती है। हाँ ये बात है। मैं भी वैसे एक तरह का इंसान ही हूँ सभी। एक तरह के तो ऑब्वियसली उससे वायरल इन्फेक्शन है, वो तो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो बेहतर ये है कि ख्याल रखें, ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यखनी काफ़ी पिएं। मुझे यखनी पसंद नहीं है, लेकिन कल मैंने यखनी भी पी, क्योंकि मैंने कहा बहुत जल्दी आपको देसी मुर्गी बेहतर की होना है। यखनी पिए आप। अरे हाय ठीक है, हाँ चलें, ये भी वैसे आप बात ठीक गई जी बाजी। लेकिन आप सबने क्या करना है, आपने बताना है कि कोई होम रेमेडीज भी तो होती हैं ना शुएब, हर घर में होती हैं। सो वो भी हम चाहते हैं कि आप हमसे ज़रूर शेयर करें। कुछ बताते हैं कि शहद को चम्मच में ले, चम्मच को शहद पे जो है आप थोड़ा सा गर्म करें, उसके अंदर काली मिर्च डालें, अजवाइन डालें, और उसके बाद वही जो नीम गर्म सा शहद होता है उसको आप अगर खाएं तो गले को बहुत ज़्यादा ठकोर मिलती है। और लेकिन ये उससे करते भी हुए एहतियात congestion करें कि खत्म होती चम्मच है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना आपने। ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा गर्म करके चेक कर लें, पता अब चले वरना ज़ुबान गला जल ठीक जाए। करने के बजाय मुंह जला के बैठ जाए। हाँ, वो जो आपने कहा ना शहद, इसमें कुछ लोग काली मिर्च, कुछ लोग इसमें ऑलरेडी भी आ रहा होता है कुछ कंपनीज का शहद प्लस मलट्ठी या शहद प्लस हल्दी। हाँ। सो वो भी बड़े इफेक्टिव होते हैं। तो जिनको पसंद है वो तो ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ लोग नहीं खा पाते ना, उनको शहद से भी एलर्जी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी एक वैसे बहुत वो लोग ज़ाहिर है उस नेमत से बड़े महरूम होते हैं, बट ऑब्वियसली क्या किया जाए, एलर्जी है तो उसका ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलें जी, आज आपने हमें होम रेमेडीज़ बतानी है कि आपके इलाके में या आपके घर में आपकी अम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी कौन सी ऐसी रेमेडीज़ बताती हैं जो कि वाकई काम करती हैं। ट्रस्ट मी, ये वाले जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं इन पे कोई दवाई काम नहीं करती, बिकॉज ये अपना टाइम लेते हैं और अपने टाइम के साथ जो है वो वक्त के साथ ही ठीक होते हैं। आप जितने मर्जी, एक तो बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं वायरल इन्फेक्शंस पे तो वो भी आप लोगों ने नहीं करना। जस्ट मेक श्योर कि आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है और अपनी इम्यूनिटी को फाइट करने देना है। एट द सेम टाइम आपने होम रेमेडी ज़रूर करनी है, ताकि जो एक सूदिंग आपको मिलती है, जैसे आपके गले को टकोर मिल गई या आपकी हेल्थ बेहतर होगी, तो उस लिहाज से भी आपने बहुत काम करना और अगर तबीयत खराब है तो रेस्ट कर लें। गिव योर बॉडी कल रेस्ट। रेस्ट करूँ। अच्छा आप आई एम प्लानिंग, हाँ, Okay. बिकॉज आप थोड़ा रिचार्ज भी आपको होना होता है ना, कि आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है आप अच्छे रिचार्ज होके आते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। चलें, अगर अब पहले से आपको पता चल जाएगा कि आपने रेस्ट कब करनी है तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन हाँ, जब आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है आपको कि टेक सम रेस्ट, देन डू टेक सम रेस्ट, और उसके बाद बाकी सभी ने बड़ा अच्छा कहा, रिचार्ज योरसेल्फ। उसके बाद एनर्जी के साथ दिन का आगाज करें। अपने बाकी रोजमर्रा के जो मामलात हैं उनको लेकर आगे चलें, बिकॉज अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो फिर आपके तो साथ बहुत से लोग मुतासिर होंगे। आपने अपनी एनर्जी को बहुत बहाल रखा मेरा है, अपना गला थोड़ा सा क्योंकि खराब हो कल रहा है। इट्स ओके आई नो यू कैन डू इट। एक तरह के इंसान आप हैं। हम सब एक तरह के इंसान हैं, मेरा आई थिंक इट्स फाइन। तो आज जरा हमने बात की जी होम रेमेडीज पे। यस, हमें तो प्लीज भेजें। व्हाट्सएप कीजिए। तो हमारी जो सोशल मीडिया टीम है हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि नाम और शहर के साथ हमें वो जो रेमेडी है वो जरूर भेजें। हम लाइव शो में इसको आज डिस्कस भी करेंगे। लेकिन देखिए, हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो इम्प्लीमेंट भी करने है, क्योंकि हर इलाके की रेमेडी अपनी होती है, उसका इफेक्ट अपना होता है। किसी पे इफेक्ट होता है, किसी पे नहीं भी होता। मुझे कल को आप लगता है- कहेंगे सबीन बाजी ने कहा था कि ये कर लो। फर्क वर्क कोई नहीं पड़ना। नहीं, पड़ जाता है। नहीं जिन्होंने फर्क- करना है। जिन्होंने करना है उन्होंने करना है। आप जितना मर्जी कह लेना नहीं ये ना करो, उन्होंने कहा नहीं फलाने ने बता दिया तो अब तो यही करना ही बाकी रह गया। दैट्स ट्रू। एनीवेज जी, हम ये करते हैं कि हम तो गर्म जो लिक्विड्स उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आप क्या करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अभी हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे मेहमान होंगे हमारे साथ, करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। आज की पहली जो हमारी मेहमान है बहुत ही ख़ास है, क्योंकि वो बहुत ख़ास काम कर रही हैं और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से या ओवरऑल ग्लोबली भी देखें तो बहुत वुमेन राइट्स के ऊपर बात की जा रही होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। कोशिश हम सबकी यही होती है कि हमारी ख़वातीन को हर तरीके से बाइख्तियार बनाया जाए, एट द सेम टाइम उनको एम्पावर किया जाए। जिस जिस कैपेसिटी में जिस भी तरह हम लोग कर सकते हैं, हम फीमेल मेल्स हम सब मिलकर उनको एम्पावर करें अपनी फील्ड में। और जब खुद जो ख़वातीन एम्पावर होती हैं, जब वो दूसरों को एम्पावर करती हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और यही चीज़ उनको ख़ास भी बनाती है। और इसीलिए आज की जो हमारी मेहमान है खुद वो डॉक्टर हैं, जो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अपने लिए तो जाहिर है उन्होंने एक राह हमवार की, लेकिन बाकी ख़वातीन के लिए भी वो बहुत ज़बरदस्त राहें हमवार कर रही हैं, स्पेशली ख़वातीन डॉक्टर्स के लिए कि उनको बेहतर मौके फराहम किए। ये बड़ा ज़रूरी भी है कि सबीन, जब डॉक्टर्स की हम बात करते हैं, इतनी टफ़ स्टडीज़, इतनी मेहनत करना, इतनी मुश्किल से एडमिशन मिलना, और उसके बाद जब आपकी डिग्री हो जाती है और उसके बाद अगर आप काम ना कर सकें, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जी डॉक्टर बहू चाहिए लेकिन काम ना करे, तो ये एक बड़ा मसला होता है। अच्छा, वैसे वाकई एक दफ़ा हमने स्टैट्स भी शेयर किए थे कि कितनी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो डिग्री अपनी कंप्लीट करती हैं, अपनी डिग्री हासिल करती हैं, लेकिन उसके बाद या तो प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो छोड़ देती हैं, और या फिर वो आगे इनरोल ही नहीं करी होती, प्रैक्टिस शुरू ही नहीं करती, सिर्फ डिग्री लेके वो बैठी होती हैं। सो वाकई इस पर हमने बहुत ज़्यादा बात की थी कि किस तरीके से उनको एम्पावर किया जा सकता है। बिकॉज हमें जब चेकअप के लिए जाना होता है तो हमारी प्रेफरेंस क्या होती है? खातून डॉक्टर होनी चाहिए। हाँ, ख़वातीन की प्रेफरेंस वाकई ये होती है। अच्छा, इसमें अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है इसमें, बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट की हम बात करें, कुछ इनिशिएटिव्स उनके भी हैं। डॉक्टर मनाहिल आसिफ उसके साथ हैं, तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सो ग्रेट टू हैव यू। थोड़ा सा बताएं कि ये मोटिवेशन आपके अंदर कैसे आई कि अच्छा खुद तो चले आपकी डिग्री हो गई, अब उसके बाद आप आगे पार्ट 1 भी आपका माशाल्लाह हो गया, आप आगे बढ़ रही हैं, बाकी डॉक्टर्स को भी मोटिवेट करना कि नहीं यहाँ पे रुकना नहीं है, डिग्री हो गई, रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है। मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन की थी। आई वाज द फर्स्ट वन टू परस्यू मेडिसिन अपनी फैमिली के अंदर। तो पहले मुझे इतना नहीं पता था, बट जब मैं प्रैक्टिकल साइड पे आई देन आई लर्न कि कितनी मेरी कोलीग्स हैं हुआ गेटिंग मैरिड और वो नहीं कर पाती अपना कैरियर परस्यू किसी ना किसी वजह से, शादियां हो जाती हैं, या एक टाइटल जो अभी आप लोगों का डॉक्टर बहू हमें बड़ा पसंद है, लेकिन उसके साथ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं वो हम नहीं उसको अंडरस्टैंड करना चाहते। तो गोइंग थ्रू ऑल दोज थिंग्स और ये समझना और फिर ख़ुद को उस जगह पे रखना कि कल को इफ़ आई एम एट दैट प्लेस और मुझे कोई कहे कि आफ्टर ऑल दोज ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि मेडिसिन MBBS एक चीज़ है, उसके आगे एक दोबारा से आपने करियर बनाना है, तो फिर आई रियलाइज़ कि नहीं, इसके लिए सिर्फ आपको कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा और किसी ना किसी को पायनियर बनना पड़ेगा ताकि हम ये सारी चीज़ें हाईलाइट करें और ये गवर्नमेंट लेवल तक जाएं। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चेंजेस अगर हम कर लेते हैं तो उससे ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेंज आ सकती है और वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, स्पेसिफिकली मेडिसिन साइड पे। बिकॉज मोर देन 50%, तकरीबन 50% अगर हम बात करें पॉपुलेशन पाकिस्तान की ख़वातीन पर मुश्तमिल है। तो अब उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जब ख़वातीन आगे नहीं बढ़ेंगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अच्छा नाहिल, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे तो हम बात करेंगे, जिस तरह से आप भी उन इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ी हुई हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, बट सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि ज़रा ख़वातीन डॉक्टर्स के मसाइल को उजागर किया जाए। ज़रा हाईलाइट कीजिएगा कि क्या मसाइल आप देख रही हैं इस वक्त। अच्छा, तो सबीन, जब हम मेडिसिन के अंदर आते हैं तो फर्स्ट थिंग जो आपके पास आती है वो होता है हॉस्पिटल्स के अंदर हरासमेंट वाली चीज़। शायद कोलीग से आपको इतनी हरासमेंट नहीं होती, लेकिन हॉस्पिटल में अगर फीमेल डॉक्टर इज़ वर्किंग, उसको अपने सम हाउ कोलीग से भी है, अगर कोई बुरा है उनसे भी हरासमेंट है, लेकिन हाँ ये है कि डॉक्टर्स आर मोर सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर। इसके अलावा उनको, आप यकीन करें, पेशेंट के अटेंडेंस से है, उसके अलावा आप सब छोड़ दीजिए, पेशेंट से भी आपको हरासमेंट का खतरा है जिसका आप इलाज कर रहे हैं या जिसके ऊपर यू आर ऑन ड्यूटी। कोई कुछ ऐसे केसेस विटनेस किए हैं आपकी फेलोज ने? बिकॉज हाँ जी, मेरी फेलोज ने किए हैं, और मतलब पेशेंट्स आए कि वो फिर वो प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स वार्ड में सिर्फ एक डॉक्टर होती है, मतलब कोई भी जिसकी ड्यूटी लगती है एट नाइट टाइम, तो फिर वो ये है कि सिक्योरिटी की वजह से भी वो समहाउ ये प्रॉब्लम आती है डॉक्टर्स। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने खुद विटनेस की है, जो हम देख रहे होते हैं क्लिनिक्स में, वाकई एक वार्ड में अगर एक डॉक्टर है तो एक झुंगट्टा जो बन जाता है। कोई इतने मर्द होते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे सर पे खड़े हुए होते हैं, वो जो एक पर्सनल स्पेस होती है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। वो डॉक्टर बेचारी बैठी होती है, वो इलाज भी करी है, बाजू का आपका ध्यान नहीं भी है,
बट आपको वो स्पेस नहीं दी जा रही होती। और सिर्फ हरासमेंट उस वाली सेंस में ही हरासमेंट नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं और पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमारा नहीं वो बन गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर तो पेशेंट को अच्छी केयर नहीं मिलती, ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश पूरी की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रश इतना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर कि वहाँ पे उस तरह पेशेंट्स फैसिलिटेट नहीं हो पाते। तो जब वो पेशेंट्स नहीं हो पाते तो वो जो डॉक्टर ड्यूटी पे होता है, दे आर नॉट कंसिडरिंग कि वो औरत है, हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है और हमने ध्यान रखना है कि जिस तरह हमारे घर की औरतें हैं, तो वो वहाँ पे उस प्रॉब्लम में वो दे स्टार्ट येलिंग एट द पेशेंट। प्लस पेशेंट्स भी नहीं है हमारे अंदर। हाँ, patients अब ये देखिए ना कि अगर फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट्स एक वार्ड के अंदर हैं, अब डॉक्टर को बेहतर पता है कि इस पेशेंट को सबसे ज़्यादा उसने देखना है, सबसे पहले उसको अटेंड करना है, लेकिन हर पेशेंट का अटेंडेंट ये ख्वाहिश रखता है कि सबसे पहले उसके पेशेंट को देखें, बल्कि उसको ही देखते रहें और 24/7 उसके पास ही खड़े रहें। ऐसा हो नहीं सकता। सो ये एक बाकी हमारा मसला है कि थोड़ी सी हमारी अवेयरनेस की भी कमी है कि हम ज़रा अंडरस्टैंड करें कि अच्छा एक टाइम है, वो दवाई दी जाएगी, डॉक्टर या स्टाफ देख रहा है। समटाइम्स हो जाती नेग्लिजेंस, आई टू अग्री, बट एट द सेम टाइम थोड़ी पेशेंस की भी कमी हमारे अंदर है। फिर ज़रा सी तबीयत बिगड़ जाए तो वो चीखना चिल्लाना और अजीब सा एक बिहेवियर उनका हो जाता है, नॉट जस्ट विद फीमेल डॉक्टर्स, विद एनी डॉक्टर एंड स्टाफ एक्चुअली। जो अनकम्फर्टेबल सिचुएशन की बात है, इसमें आई थिंक एक ये भी होता है, जैसे ही कोई डॉक्टर आई, अटेंडेंट अगर कोई फैमिली वहाँ पे बैठी हुई है, ये सवाल तक भी पूछ लेते हैं क्या आपकी शादी हुई हुई है? आई मीन लिटरली आई हैव सीन दैट। What is that question? आपके पेशेंट के इलाज का उस डॉक्टर की शादी से क्या ताल्लुक है? वो इलाज कराने कम आते हैं और वो डॉक्टर बहू ढूंढने ज्यादा आ रहे होते हैं लोग। कभी कोई मिल भी जाती है ना, इसलिए शायद उनको लगता है कि मिल जाएगी। ऐसों को नहीं मिलनी चाहिए जिनको ख्याल नहीं होता कि आपसे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने। पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछने हैं? मतलब आपने पूछना ही क्यों है किसी से, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, एक तो हरासमेंट की चीज़ आपने बताई, जो कि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था हाईलाइट करना, क्योंकि हम भी अक्सर देखते हैं और हम बाज़ औक़ात उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, रश तो होता है या अस्पताल में या क्या हो गया, ये चीज़ तो हाईलाइट होगी। इसके अलावा कौन से इश्यूज हैं जो कि आप इसके अलावा जो भी हम लोगों ने एक मेन टाइटल कहा कि पाकिस्तान में बड़ा शौक है सबको डॉक्टर बहू होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी खवातीन से, आप जर्नली खवातीन से पूछेंगे, दे आर लाइक कि हमें बहू डॉक्टर चाहिए, बट डॉक्टर बहू के साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एक लड़की जिसने अपने स्कूल टाइम से मार्क्स इकट्ठे करने शुरू किए, फिर शी केम ऑन मैरिड, उसने 5 साल टायरलेसली पढ़ा और फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको वो पसंद आ गया, आप उसको घर ले आए, लेकिन नाउ यू डू नॉट वांट हर टू परस्यू द कैरियर। और इवन अगर कुछ को कैरियर परस्यू करने की परमिशन दी भी जाती है तो वो ऐसे जैसे किसी पे एहसान है कि अच्छा हम आपको ये एज दे रहे हैं, दैट यू कैन वर्क, इजाजत दे रहे हैं। और अगर कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज शी इज जगलिंग विद मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उनमें अगर वो नहीं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पा रही या वो थक जाएंगी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? लीव योर जॉब। मतलब हम मतलब ये क्यों नहीं समझते कि अगर किसी का बेटा वहाँ पे है, वो डॉक्टर बना है और हम उसको नहीं कह सकते जॉब छोड़ने का, तो हम किसी फीमेल डॉक्टर को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसने इक्वल मेहनत की है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर बहू लेके आए, पर फिर उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं उसको भी लेके आए, सपोर्ट करें। जी, ये तो आप सोसाइटी के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है वी नीड डॉक्टर्स। आप ये देखिए कि इतनी डॉक्टर्स जो कि डिग्री करने के बाद, इवन स्पेशलाइजेशन करने के बाद घर बैठी हुई हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बट अब हम आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे भी, कि वो डॉक्टर्स जो कि घर बैठी हुई हैं और काम नहीं कर रही हैं ड्यू टू एनी रीज़न, ज़ाहिर है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि आपके न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम में आप बच्चों को भी देख रहे हैं, वैसे तो मिल के देखना चाहिए, मैनेज करें इसको भी, बट स्टिल सम अगर आप नहीं कर पा रहे तो अभी तो टेलीमेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट है, बहुत से और प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू आप जुड़ के काम कर सकते हैं। सो थोड़ा सा बताइए गवर्नमेंट किस तरीके से इसको देख रही है? ये जो मैंने सर अभी आपको पॉइंट हाईलाइट किया कि डॉक्टर बहू वाला प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से लड़कियां कैरियर परस्यू नहीं कर पाती। और पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम है कि मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, प्राइवेटली भी। उसकी वजह से हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर बन के आते हैं, पर आगे हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, तो समहाउ वो फिर और कम हो जाता है आपके पास एज के, आप बिल्कुल ही जॉब्स भी नहीं है आपके पास। तो टेलीमेडिसिन इज़ समथिंग जिससे हम फीमेल डॉक्टर्स को उनका कैरियर परस्यू करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर उनके बच्चे हैं या जिस तरह आपने कहा न्यूक्लियर फैमिली है, दे कैन स्टिल परस्यू देयर कैरियर। अब वो द गवर्नमेंट इनिशिएटिव आई एम वर्किंग ऑन, मतलब ऐसे कहते हैं कि एप्लीकेशन नहीं होती, देयर वाज नो सिफारिश, मैंने वो एप्लीकेशन दी थी एंड दैट एप्लीकेशन वाज कंसिडर्ड बाय गवर्नर पंजाब, और उन्होंने उसको कंसिडर भी किया। आई हैड अ मीटिंग विद हिम, और उसके बाद अभी भी वो एप्लीकेशन के ऊपर दे आर वर्किंग कि हम उसको हेल्थ सेक्टर में लेके जाएंगे एंड करेंगे। अब उसमें था क्या, हमारा ये था कि टेलीमेडिसिन जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जिस तरह अगर हम लाहौर की एग्जांपल ले लें, लाहौर में ऑलमोस्ट 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, जिनके साथ हॉस्पिटल हैं, और ऑलमोस्ट 10 से ऊपर हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अगर उन सब के साथ हम पहले टर्शरी केयर पे कर लेते हैं, नॉट गोइंग टूवर्ड्स द बेसिक्स, इस पे कर लेते हैं।
अगर हम लोग कुछ भी ना करें, सिर्फ डॉक्टर्स जॉब कर लें कि उनका टाइम फिक्स है, जिस तरह हमारी एंट्रीज होती हैं सबका बायोमेट्रिक होता है, इस तरह डॉक्टर ने साइन इन करना है और लॉग आउट करना है, और हम लोग उन पे डॉक्टर्स को रख लें। तो आप देखें 10 डॉक्टर्स लाहौर में से, हम हर सिटी में से भी 10-10 रखें तो कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। एंड वन थिंग, इससे हमारा गवर्नमेंट के ऊपर बजट भी नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर से परस्यू करने देयर इज नथिंग उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं जी, और हमें कोई मतलब ऑफिस या उस तरह नहीं चाहिए, जस्ट कि हम उसको रजिस्टर कर लें हॉस्पिटल्स के साथ। तो दिस वाज द थिंग कि इस तरह ना सिर्फ डॉक्टर्स भी अपने कैरियर को परस्यू कर सकें। अब आप देखेंगे ऑलमोस्ट अगर हम 70 डॉक्टर्स भी ले लें जो जॉब पे इस तरह आ जाएंगे, तो उन 70 का कैरियर भी बन जाएगा, और दूसरी साइड पे वो कंपटीशन से बाहर आ जाएंगे तो दूसरी तरफ भी जॉब्स बढ़ जाएंगी। दिस वाज द इनिशिएटिव। और टेली मेडिसिन आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर टाइम हम हर टाइम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, तो औरतों तक सेहत की जो रसाई है वो भी आसान हो जाएगी। लेकिन इसमें एक मसला है ना कि नॉर्मली जब भी आप किसी डॉक्टर से बात करते हैं तो नॉट एवरी पेशेंट बट मोस्टली कहा जाता है वी नीड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सो उसमें टेलीमेडिसिन की फिर एक लिमिटेशन आ जाती है। सर जब हम गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे ना इस चीज़ को, तो उसमें ये होगा कि टेलीमेडिसिन में डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट, मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप लोग कह रहे थे गला खराब और उसकी सारी बात इनका तो खराब है गला भी और आपका भी दिमाग हुआ है नहीं, सॉरी गला ही क्योंकि है ना, इसलिए खराब हो सकता है कभी कभी। तो फिर गला जिस तरह ख़राब हो जाए, थोड़ी चीज़ें तो वी कैन गो फॉर द मेडिसिन, मतलब बेसिक्स तो हम चेक कर सकते हैं, और डॉक्टर आपको एटलीस्ट गाइड तो कर सकता है कि आपने कहाँ जाना है। मतलब अब जिस तरह अक्टूबर चल रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, आप किसी डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, वो आपको बेहतर बता सकता है कि आपको अब इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो वो डॉक्टर कुछ नहीं तो आपको आपके बेसिक हेल्थ यूनिट तक तो बता ही सकता है कि आप उधर तक। और हम इस तरह का सिस्टम ऑनलाइन अगर करते हैं कि वो वहाँ पे डॉक्टर पहले उनका नेम दे दें, ताकि उनको आसानी हो जाए कि अच्छा दिस पेशेंट इज रजिस्टर्ड, ये कंप्लेन है, बेसिक से नहीं जाना, सिर्फ एग्जामिनेशन से जाना है। तो इस तरह सेहत बहुत ईजिली असेस हो सकती है सबके लिए। और शायद इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, स्पेशली टर्शरी केयर पे शायद दबाव कम होगा, बिकॉज बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हमने किस डॉक्टर के पास जाना है। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़रा सा भी अगर कोई मसला हुआ है तो हमें स्पेशलाइजेशन वाली बात करते हैं कि अच्छा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास ही जाना है। हम ये नहीं सोचते कि अच्छा नहीं हमें सिर्फ इंटरनल मेडिसिन के पास या फॉर दैट जनरल फिजिशियन के पास जाना है। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है हमारे यहाँ। सो आई थिंक विद दिस टेलीमेडिसिन ये चीज़ तो हम स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि अच्छा स्क्रीन आउट हो गया, अब इस पेशेंट को इस डॉक्टर के पास जाने। अच्छा, लेकिन अब बात सारी यही है कि लोगों का ट्रस्ट किस तरीके से बहाल किया जाए इस हवाले से, ये हमारा बड़ा मसला है। हमने इनफैक्ट कोविड में पूरी दुनिया, खैर उससे पहले भी हमने देखा था दुनिया चल रही थी वर्चुअल, एक दुनिया में रह रहे थे, लोगों ने अपने लिए आसानियाँ क्रिएट की, और अब भी जिस तरह टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट आसानी भी है आपके लिए कि आपको जाना नहीं पड़ा, बट लोग अभी तक उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते सिस्टम पे। इसके लिए अवेयरनेस के लिए भी काम करने की कितनी ज़रूरत है? इसके लिए प्रॉपर कैंपेन करने की ज़रूरत है। अब आप देख सकते हैं सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आई एंड पीपल वर नॉट ट्रस्टिंग इट, फिर मिनिस्टर साहब ने अपनी बेटी को खुद लगवाई और उसके बाद फिर वो सारा कुछ हुआ। इसी तरह ये है कि हमें इसकी प्रॉपर कैंपेन, उसमें भी बात आई थी कमेंट करने वाले जिन्होंने कुछ कहते ना, जिन्होंने नहीं मानना होता वो नहीं मानते, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि अच्छा क्या है पानी इंजेक्ट कर दिया होगा या कुछ और। सीरियसली मैं ये एक माइंडसेट बता रही हूँ, मैं हमारा माइंडसेट ये है कि हमने जब किसी चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना ना, तो बस हमें कुछ भी दिखा दिया जाए, हमारे अंदर से वो चीज़ नहीं निकल रही होती। वो फ्री में मिल रही थी ना, तो देवर पेशेंट्स, मतलब पीपल वर कॉलिंग कि आप बताएं कि इसमें कोई जहर वाली चीज़ तो नहीं है और ये फर्टिलिटी को इफेक्ट तो नहीं करेगी, क्योंकि हमने ऐसे कोई क्यों पाकिस्तान को फ्री में दे देगा वैक्सीनेशन। सो दीज आर द मिथ्स जो आपके साथ चलती हैं, और कुछ लोगों को आप नहीं बदल सकते उस चीज़ में, लेकिन जो बेचारे समझते हैं उन तक तो कम से कम इससे आसानी हो सकती है। नहीं, वेरी ट्रू। और ये अवेयरनेस की बात इसीलिए होती है कि हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इसलिए ज़्यादा अवेयरनेस रिक्वायर्ड है, जो कि हम लोग समझ नहीं रहे होते। और दूसरी बात ये शुएब, इस चीज़ को भी हम ज़रा हाईलाइट ज़रूर करते हैं कि अगर वो मेडिसिन, वो वैक्सीनेशन आप तक फ्री पहुंचाई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री में है और आपको डोनेट कर दी गई है वो मेडिकेशन। वो हुकूमत इदारे उसके लिए पे करते हैं, जो कि हाईलाइट नहीं किया जा रहा होता, बट पे करके वो लाया जाता है, वो वैक्सीनेशन, वो मेडिकेशन वो पाकिस्तान में लाई जाती है, और उसके बाद हमारी आसानी के लिए वो मुफ्त फराहम हमें की जा रही होती है, बट वो मेडिसिन फ्री नहीं होती, उसकी कॉस्ट उतनी ही होती है और वो पे की जाती है। सो ये क्लैरिटी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। कमिंग बैक टू टेलीमेडिसिन थिंग, ऑलरेडी पाकिस्तान में कुछ जगहों पे कुछ इदारों ने इसको स्टार्ट तो किया। आपने जो कि एप्लीकेशन बनाई है, प्रॉबेबली ना एप्लीकेशन आपने दी हुई है,
उस पर काम हो रहा है। तो आपने स्टडी भी किया होगा पाकिस्तान में, टेली मेडिसिन को लेके क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे अंदर कितनी एक्सेप्टेंस आई है, कितना हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं? सर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस तो नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि पाकिस्तानियों को होता है कि डॉक्टर के पास हम जाएंगे, वो हाथ लगाएगा, वो टाइम देगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, ड्रिप लगवाएगा तो ठीक होंगे। हाँ, तो वो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल एक्सेप्टेड ही नहीं है। अगर मैं आपको अपना ही बताऊँ, आई वाज इल ऑलमोस्ट 3 months बैक, मुझे मलेरिया हुआ था एंड आई वाज नॉट गेटिंग वेल। तो मैंने खुद टेली मेडिसिन यूज़ की बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि आई कैन नॉट ट्रैवल, मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी, तो आई कनेक्टेड माई सेल्फ टू अ डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर जब बीमार है वो भी डॉक्टर के पास जाता है? आपको स्पेशलाइज के पास जाना पड़ता है, आपका हर स्पेशलाइजेशन की अलग डोमेन है। हम एक बंदा सारे मसले हल नहीं कर सकता। तो ये हम जरा इसको हाईलाइट करना चाह रहे थे कि डॉक्टर भी बीमार होता है, डॉक्टर भी डॉक्टर के पास जाता है। तो उसमें मैंने खुद यूज़ की और उसके बाद इन जस्ट 3-4 days आई गेट वेल। तो आप देखें उससे इफेक्ट होता है। और हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सी प्राइवेट कंपनी स्पेशली इसलिए बनी हैं जो इस पे काम कर रही है कि टेली मेडिसिन की असेस करें। अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे आ जाएगा तो फ्री हो जाएगा। तो और उसमें जब आईडी कार्ड की चीज़ आ जाएगी तो उसमें ये है कि फिर हर कोई नहीं कर रहा होगा कि ऐसे तंग करने के लिए, क्योंकि उस तरह डिस्टर्बेंस करने के लिए सिस्टम में। तो ये है कि कुछ नहीं तो ख़वातीन बेचारी जिस तरह डॉक्टर्स कैरियर नहीं परसू कर पाती, तो देहातों में हर ख़वातीन को हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया जाता। देहात या इवन आप अर्बन में देख लें कि इतनी जिम्मेदारियां होती हैं ख़वातीन की, घरों में पूरा दिन इतनी ज़्यादा वो बिजी होती हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता। प्लस हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, जब तक पानी सर से गुजर नहीं जाता ना, ख़वातीन डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। मर्द को ज़रा सी भी होती है ना, ऊँच से वो चला जाता है डॉक्टर के पास। प्रायोरिटाइज अपने आप को नहीं करती ना, वो फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रही होती है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही होती, जो कि गलत है। अपने आप को आप देखिए, अम्मी घर में बीमार होती है ना, जब ऐसे ही होता है पूरे घर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। सो वो इस लिहाज से हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये वाली तो चले टेली मेडिसिन वाली एक चीज़ है, बट ऑब्वियसली फीमेल डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से मज़ीद अगर बात की जाए तो माइंडसेट को चेंज करने की कितनी ज़रूरत है? जो हम पहले भी हमने बात की कि बस डॉक्टर बहू चाहिए, उसके बाद जब डॉक्टर बहू घर आ गई है और उसके बाद उसकी ज़ाहिर नौकरी छुड़वा देनी, और ये सब कुछ हमने देखा है हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम लोगों ने पाकिस्तान में बड़ी चेंज आई है पहले से कि अब हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, हम उनकी पढ़ाई, उनके अचीवमेंट्स वैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने जहाँ अपने आप को इस चीज़ के लिए एग्री किया है कि नहीं, औरतों की तालीम बहुत ज़रूरी है, वहाँ हमें उन एम्पावर्ड औरतों के साथ रहना भी सीखने का ज़रूरत है कि सिर्फ उनको एम्पावर नहीं करना था कि उनको करके फिर मज़ीद उससे मसले बनाएं, हमने उनके साथ रहना भी है। जब हम डॉक्टर बहू लेके आ रहे हैं, देयर इज़ नो हार्म, आप लेके आएँ, आपकी प्रायोरिटी है, बट उसके साथ फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझें, उसको फिर जॉब करने दें, उसके साथ सपोर्टिव हों, और सबसे ज़्यादा इसमें हस्बैंड भी सपोर्टिव हो। जब वो फाइनेंशियली मर्दों की तरह काम करके घर पे इनकम लेके आ रही हैं, मतलब दिस इज़ द बेसिक थिंग इज़, तो आप फिर उनको भी चाहिए कि वो घर के जो हाउस होल्ड कोर्स हैं उनमें उनकी हेल्प करें। ठीक है, कैरियर में फ़ीमेल का जो ग्राफ होता है वो मेल की तरह ऊपर राइजिंग की तरफ नहीं होता, उसमें अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, नेचुरल है वो। लेकिन ये है कि उसको सपोर्ट करते हुए समहाउ उनको कैरियर किसी ना किसी तरह, अगर थोड़ी सी ब्रेक आ भी रही है उसके बाद कंटिन्यू करने दिया जाए। और ये मेडिसिन की स्पेशलिटी भी है कि आप कभी भी चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो वहाँ से। वंस यू आर डन विद MBBS, आप जब चाहो आप दे सकते हो एग्जाम, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। इसमें ब्रेक जब मर्जी ले, कोई इतना मसला होता नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम मतलब उनको कैरियर परस्यू करने दें, वरना फिर वो इतनी तालीम, वो इतना मैरिट, और आप सोचिए मैरिट पे आना, मतलब मैरिट पे आना इज समथिंग वेरी बिग, और फिर हम उन लड़कियों को भी आगे कैरियर परस्यू नहीं करने देते, तो वो फिर हमारे ही नुकसान है, हमारा मुल्क का नुकसान है। एब्सोल्युटली। इसमें थोड़ी सी चेंज ये आई है कि अब रिश्ता करते हुए जो लड़की के घर वाले वो पहले से ये बात सामने रख देते हैं वेरी रिस्पेक्टफुली कि हमारी बेटी डॉक्टर है और इसने आगे प्रैक्टिस करनी है, सो ये मेक श्योर कर दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है। और अगर उसके बाद भी गड़बड़ हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। हमें पहले ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, अगर हम नहीं कैरियर परस्यू करवाना चाहते तो ऑल दीज थिंग्स ये पहले डिस्कस हो जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो कहती हूँ कि जहाँ पर आपको अपनी कुछ चीज़ों में सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, तो उसमें हमारे पास निकाहनामा एक हमारे पास मौजूद है, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जब औरत की तरफ से कुछ शराइत लिखी जाती हैं, तो आप उसमें वो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि निकले सिर्फ इन चीज़ों से कि इतना सोना और इतना ये ठीक है, एक हद तक चीज़ें वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट एट द सेम टाइम इन चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए कि आपका रहन सहन कैसा होगा, आपको कितना एम्पावर किया जाएगा, आपकी ग्रोथ पे कितना काम किया जाएगा, क्या आपके लिए कोई बैरियर तो नहीं बनेगा। ये स्टीरियोटाइप्स, मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर रिश्ता तय करते हुए हम देख रहे होते हैं कि इन चीज़ों पे बात नहीं हो रही थी, फोकस सिर्फ ये होता है अच्छा वो फलानी ज़मीन किसके नाम होनी है, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, कि मार्केट कौन सी होगी, जोड़ा कौन सा होगा, सैलून कौन सा होगा, फोटोशूट कौन करेगा और कहाँ पे होगा, ये सब कुछ डिस्कस हो रहा होता है। उसके बाद क्या करना है जिंदगी में वो डिस्कस नहीं हो रहा होता। एग्जैक्टली।
बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन And करने all के the लिए, best बहुत for that अच्छा लगा। initiative. थैंक यू सो मच। एंड एक चीज़ मैं हाईलाइट जी, करना please, चाहूँगी please. इसके ऊपर कि हम लोग इस इनिशिएटिव पे काम भी कर रहे हैं कि फीमेल हेल्थ प्रायोरिटाइज की जाए। मतलब दिस इज द Yes. इनिशिएटिव वी हैव स्टार्टेड विद फीमेल डॉक्टर्स जो अपना करियर परस्यू कर रही हैं विद द नेम ऑफ सेहत और औरत। तो आप लोग प्लीज़ औरतें खुद भी अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज Very करें। जिस तरह आप लोगों ने स्टार्ट में कहा, जब आपको लग रहा है कि ब्रेक की ज़रूरत है तो ब्रेक ले लीजिए। और सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी हमें उतना ही फोकस करना चाहिए खवातीन की। फिलहाल तो हमें लग रहा है हम वाकई ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इससे पहले कि मेहमान की तरफ जाएं और मौजू की तरफ जाएं, कुछ मैसेजेस आ चुके हैं आपके, वो आपसे शेयर करते हैं। पहला मैसेज है नौशहरा वर्का से, मोहम्मद हसनात हैं, लिखते हैं कि आदाब आदाब, मैं आपका रेगुलर व्यूअर बन चुका हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत ही मज़े का होता है। थैंक यू वेरी मच हसनात। किसी दिन प्रोग्राम में कुछ और नया करें, और सजेस्ट भी किया उन्होंने कि नया ये हो कि शुएब साहब गेस्ट के तौर पर आएँ और इनका इंटरव्यू लिया जाए। नहीं पाई, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। मुझे इंटरव्यू लेना अच्छा लगता है, देना नहीं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सबीन आपी गेस्ट के तौर पर आए और उनका इंटरव्यू शुएब भाई करें। आई वुड लव टू डू दैट। अच्छा बाय द वे पूरा शो उन्होंने डिजाइन कर दिया है कि आधे शो में ये होना चाहिए और आधे शो में ये होना चाहिए और बीच में कमर्शियल चल जाए थोड़े तो हो बहुत, सकता है तो किसी ठीक दिन बहुत तेज बारिश हो, हमारे मेहमान ना आए तो हम ये करें मजबूरन। मुझे लगता है कभी ना कभी ऐसा करना पड़ जाता है और पड़ पड़ जाता होगा, जाएगा। बिकॉज लाइव शो का यही हुस्न होता है। Absolutely. तो The कभी next- आप ये दुआ करें कि कभी ऐसा कोई मामला हो जाए। हम वैसे कर लेंगे प्लान। हाँ, तो फिर हम हम We'll do that. Anyways, the next message is from Rabia from Islamabad. वो कहती हैं कि मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें घर से बाहर निकलते वक्त, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त इसका इस्तेमाल बहुत कारआमद है। इससे गले की बीमारियां बहुत कम होती हैं, बिकॉज ज़रा इन्फेक्शंस आप उस तरह से कैच नहीं क्योंकि कर हम रहे रेमेडीज़ की आज बात कर रहे थे कि आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या रेमेडीज़ हैं गले ख़राबी के, आपके इलाके में आपके घर में क्या कुछ, कौन से घरेलू टोटके अपनाए जाते हैं। Okay. अच्छा, मेरे पास बड़े ज़बरदस्त 2 मैसेजेस हैं Okay. और आई थिंक शायद बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। रेहान ने मरी से ये हमें सजेशन दिया, वो कहते हैं गले ख़राबी का सबसे बेहतर इलाज जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर रात को सोने से पहले बाकायदगी से रोज़ाना सब्ज़ चाय अदरक डालकर पी जाए तो आपका काफ़ी हद तक गला ख़राबी से बच जाता है। वाकई ऐसा है, क्योंकि अदरक के लिए ये भी कहा जाता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है और वैसे आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रही होती है, तो उससे भी बेहतरी होती है और दूसरा वाकई उसका एक सूदिंग इफेक्ट होता और नॉट जस्ट इन ग्रीन टी, अदरवाइज चाय में आप पिए उसको। उसको बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, सवेरा ने हैदराबाद से हमें मैसेज भेजा है। सवेरा कहती हैं कि सबीना पे आप बिल्कुल मेरी तरह हैं जो कि सारी सर्दियां गले की बीमारी के साथ गुजार देती हूँ मैं भी, और मैंने एक टोटका ढूंढा है, वो ये है कि अगर गरम मसाले के अंदर जो काली इलायची होती है उसको शहद के साथ पीस कर खाई जाए तो और ऊपर से पानी ना पिया जाए तो बहुत इसका फ़ायदा होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वाकई 1-2 और लोग भी शेयर कर रहे थे और मेरी अम्मी भी यही बताती हैं कि जो मोटी इलायची होती है, जो काली इलायची जिसको बोलते हैं, वाकई उसको अगर पीस कर कोई, जो मैं शहद वाले आज सुबह टोटका नहीं बता रही थी कि गर्म चम्मच में अगर आप नीम गर्म उसको करके करें। शायद वैसे ये बात आपने ठीक की है कि मैं करती क्यों पता सारा है मुझे, लेकिन करूंगी नहीं। आज मैं करूंगी, लेकिन उससे मुझे फर्क पड़ जाता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता कि उससे बिल्कुल खांसी मेरी खत्म हो या ऐसी बेहतर हो जाती है, बेहतर हो जाता है। ओके चलें जी। बाकी जी हमारी पूरी सर्दियां इन्हीं चीज़ों में निकल जाती हैं, बट आपने जिस तरह मुझे कल बताया था कि फ्लू शॉट्स बहुत काम करते हैं। यस, सो मैं सबको कहता हूँ जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो प्लीज़ फ्लू शॉट्स लाजमी लगवाएं। अक्टूबर इज़ द मंथ जिसमें फ्लू शॉट्स लगवाए जाते हैं, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाती है। और अगर आपने लगवाए होंगे और बाद में आपको लगे कि फ्लू है तो समझ जाइएगा कि अगर ना लगवाया होता तो फ्लू ज़्यादा होता या बुखार ज़्यादा होता, गला खराब ज़्यादा होता। सो मेरी फैमिली में प्रैक्टिस है पिछले कई सालों से और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्दियाँ बहुत बेहतर गुजर जाती हैं। एनीवेज, जो कोई मैसेज तो हमने शेयर किए हैं, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी कला है जो आप चाहते हैं कि दुनिया तक पहुँचे, तो प्लीज़ हमें रीच आउट करें। इसी तरह से मैसेज करें हमें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और फिर आप होंगे हमारे दरमियान और आपसे हम करेंगे। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो कनेक्शन है ये बिल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि आपका पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा होता, लेकिन हम इसको अब रेगुलर बेसिस पे इस सेगमेंट को प्रोग्राम में ऐड करेंगे ताकि हम आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से एब्सोल्युटली connect कर जी। सकें। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं 8 नवंबर को इस्तांबुल में क्या होने वाला है। सो एक जबरदस्त फाइट होने वाली है, पाकिस्तानी बॉक्सर शुएब ज़हरी और उनकी फाइट होनी है इंडियन बॉक्सर के साथ। सो हम इस बॉक्सिंग फाइट से मुतालिक बात भी करेंगे, क्योंकि एक और फाइट होनी थी लेकिन वो बहरहाल नहीं हुई, वो कैंसिल हो गई क्योंकि वो बीमार हो गए थे इंडियन बॉक्सर।
सो अभी ये जो फाइट है शुएब वर्सेस ठाकुर, ठाकुर तेरा क्या बनेगा? सो हम इस फाइट से मुतालिक बात करेंगे जो कि होनी है इस्तांबुल में। सो शुएब ने भरपूर तैयारी कर रखी है, मजीद तैयारी उनकी जारी है। नाम देखे ना, नाम मैं अभी कहने ही लगी थी कि अभी यहाँ से यही बात आएगी कि नाम का ही इम्पैक्ट है। शुएब ज़हरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शुएब? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक करम, आप सुनाएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक। हमने प्लान आज ये बनाया था कि ऑनर भी बता देती हूँ ना, ऐसे पेट में तो बात नहीं रहती ना, तो उसमें यही होता है कि हमने प्लान किया था दोबारा कि आपकी फ़ाइट करवाएंगे इनके साथ लास्ट टाइम की तरह, बट फिर हमने अपने ऊपर रहम कर लिया। वो क्योंकि जब लास्ट टाइम आप तो चले गए थे जी जी, फाइट करके यहाँ पे, मेरा कंधा उतरा रहा है। एक महीना जो इनका कंधा उतरा रहा है, जी जी, हमने जो बातें सुनी है वो हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा। हम दुआएं करने लग गए कि अल्लाह इनका कंधा ठीक हो जाए। So, आइंदा ऐसा पंगा मैंने नहीं लेना, हाँ। क्योंकि देखिए आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होती है, आपने उसने प्रैक्टिस नहीं की होती, तो इसलिए अगर आप ऐसे करेंगे तो एज का भी फैक्टर होता है वहाँ। नहीं, ही इज क्वाइट यंग माशाल्लाह। राइट, इसी तरह बिल्कुल। I'm talking about you. अच्छा ओके, शुएब मेरा You're है also ना, young ना? नहीं मतलब दोनों ही यंग हैं, हमारा इतना कोई एज डिफरेंस तो नहीं है, वी आर Absolutely. क्वाइट यंग, बट मेरी प्रैक्टिस उस तरह से नहीं है। शुएब थोड़ा सा बताएं कि अभी तैयारी कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, और इस दफ़ा जो मेरा अपोनेंट है मतलब वो पिछले अपोनेंट से मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 6-0 रिकॉर्ड है, अनडिफिटेड हूँ, उसका 10 रिकॉर्ड है माशाल्लाह। 6-0? जी मेरा 6-0 6-0 तो वैसे ही उनको चुभता है। तो वही बात सर, मतलब प्लान सारी तैयारी उसी तरीके से हुई है माशाल्लाह। ओके, और उसके जो है माशाल्लाह 10 विन फाइट हैं, तो एक बहुत अच्छा फाइट होगा, और वो इंडिया के सुपर लाइट वेट में मतलब टॉप नंबर 1 पे हैं। ओके, और मैं पाकिस्तान के सुपर लाइट वेट में मतलब टॉप नंबर 1 पे, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइट वेट में भी मैं टॉप नंबर 1 पे हूँ। मैं सुपर लाइट वेट इसलिए खेल रहा हूँ इस दफ़ा क्योंकि उनका जो वेट है वो सुपर लाइट वेट है, तो मैं इसलिए सुपर लाइट वेट में खेल रहा हूँ। अच्छा, यानी इंडिया के सुपर लाइट वेट कैटेगरी में जो टॉप पे हैं वो है ठाकुर, और पाकिस्तान में सुपर लाइट वेट में और लाइट वेट में जो टॉप पे हैं नंबर 1 पे वो शुएब। शुएब, फर्क क्या है सुपर लाइट वेट कैटेगरी एंड लाइट वेट कैटेगरी? इसमें तकरीबन 4 kg फर्क आता है दरमियान में, मतलब लाइट वेट जो है तकरीबन 60 kg होता है, 61 kg तक, और सुपर लाइट जो है मतलब 64-63 kg तक होते हैं। ये दरमियान मतलब फ़र्क आती हैं। मतलब मेरा जो मतलब अपना खुद वेट है वो ये 61 kg हैं। मैं अगर 61 kg में खेलूँगा, वो अगर मेरे लिए वज़न कम करेगा तो उसकी बॉडी में कुछ वीकनेस मतलब मुझे महसूस होगी, मतलब ये कुछ कमज़ोर हुआ है, उसने वज़न कम किया, अपने हद से ज़्यादा वज़न उसने कम किया है। और अगर मैं मतलब बढ़कर मतलब वज़न को ज़्यादा करके उससे फाइट खेलूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ कुछ मतलब मैंने ट्रेनिंग मतलब ज़्यादा करनी है। अभी इस फाइट के लिए आपको अपना वेट कहाँ पे मेंटेन रखना? 61 पे? जी हाँ, 63 में। 63 पे? जी हाँ, 63 में। सभी 2 किलो का मार्जिन है। नहीं, पर हाउ डू यू मैनेज? आई मीन बड़ा मुश्किल होता है एक क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा वजन कम करना है, कम करना, ज़्यादा कम करना वो तो एक अलग बात होती है, बट एक किलो का मार्जिन उसको मैनेज करना तकरीबन अभी अगर 63 kg में मैं खेल रहा हूँ तो वो उनका अपना वेट है। मैं 2 kg अगर ज़्यादा करूँ तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 60 इससे मतलब ऊपर सुपर लाइट वेट से ऊपर जो विल्टर वेट होता है वो 66 kg होते हैं, उनके साथ अगर हम लोग खेलते हैं तो उनका जो वज़न है, अपना जो रियल वज़न है उनका वो 75 होता है। सिर्फ वेट के टाइम वो लोग वज़न कम करते हैं, 9 kg 10 kg वज़न कम करते हैं। जब वो लोग वज़न कम करते हैं उसके बाद तकरीबन 30 घंटे हमारी ब्रेक होती हैं। 30 घंटे में उन लोगों का वजन तकरीबन वापस 76-77 में होती है। वाटर वेट कम हुआ होता है, वो वापस उनका जो पंच पावर है वो वापस हमें 77 पे लगती है, मतलब लाइक इतना मतलब जोर से लगता है हमें पंच उनके हैं, इसीलिए फिर हम लोग थक जाते हैं, इसीलिए हम लोग नकआउट होते हैं, क्योंकि उनका जो वेट है वो 66 हो जाए हैं, वो तकरीबन 10 kg वजन कम करते हैं। सो ठाकुर का वैसे एक्चुअल वेट क्या है कुछ पता है? 70, जी हाँ, 70-71 की होती है नॉर्मल, और उसने वेट कम किया होगा इस फाइट के लिए। जी हाँ, 63। और उन 30 घंटे में दोबारा वो जाएगा 70 पे तकरीबन। मेरा अभी 67 वेट है, मैं मतलब 61 तक इजीली आ सकता हूँ। 6 kg हम लोग कम कर सकते हैं, 5 kg 6 kg हम लोग तकरीबन, ये हमारा 2 मंथ कोर्स होता है। ठीक है, इसमें मतलब हम लोग ट्रेनिंग भी कम करते हैं और कम वेट भी कम करते हैं और ट्रेनिंग भी साथ साथ में करते हैं। तो इस दफ़ा मैं 63 में खेल, बिल्कुल मैं इजी हूँ, मतलब रिलैक्स हूँ इस वेट में। कितने दिन में कम करते हैं ये 67 से 63? कितनी डेज में कम होगा? तकरीबन ये 3 kg तो हम लोग मतलब 2 दिन भी कम कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक तरीक़ेकार होती है हमारी वेट की, तकरीबन 2 मंथ हमारी कोर्स होती है ट्रेनिंग की, तो इसमें हम लोग मतलब एहतियात करते हैं, इस तरह के डाइट प्लान से जो मतलब वजन ज़्यादा करें। जी, और हमारा रोज़ाना मतलब आजकल माशाल्लाह हमारा तकरीबन ट्रेनिंग कैंप चल रही है, जिसमें मतलब 4 कंट्रीज़ मतलब बाहर से और एक पाकिस्तान है, 5 कंट्रीज़ की ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें ईरान है, इजिप्ट है, फ्रांस है और तुर्की है। तब मतलब सब जो अच्छे अच्छे बॉक्सर थे वो यहाँ पे आए हम लोगों से कुछ सीखने के लिए। माशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नहीं, ये जो आप कैंप की बात करें, ये कैंप किस हवाले से लगा हुआ है? ये ट्रेनिंग कैंप मतलब इन लोगों का भी कुछ फाइटिंग हो रही है, जो मतलब बॉक्सर्स आए हैं। अच्छा, किसी का मतलब फ्रांस में फाइट हो रहा है, किसी का तो ये पाकिस्तान क्यों आए हैं ट्रेनिंग के लिए? तो यहाँ पे टैलेंट है माशाल्लाह, और यहाँ पे इन लोगों को मतलब सस्ता पड़ता है। अगर यहाँ की बनिस्बत ये लोग मतलब दुबई चले जाए या मतलब थाईलैंड चले जाए, वहाँ पे इनको महंगा पड़ता है। पाकिस्तान में आए हैं क्योंकि एक तो उनको सस्ता पड़ेगा, जी हाँ, दूसरा उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल पाएगी। अच्छी ट्रेनिंग मिल पाएगी। यहाँ पे हमारा मतलब जो टैलेंट है मतलब उनसे उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक मतलब अगर एक
जूनियर बॉक्सर एक सीनियर बॉक्सर के साथ ट्रेनिंग करेगा तो वो सीनियर बनेगा। अगर जूनियर बॉक्सर अपने से आप मतलब ज़्यादा जूनियर बॉक्सर से ट्रेनिंग करेगा तो वो मजीद भी जूनियर होगा, ऐसे ही लाइक या मतलब अपने लेवल पे ही खड़ा होगा। तो सीनियर बॉक्सर से अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो बहुत कुछ इसका मतलब है कि फ्रांस से या बाकी मुल्कों से जो बॉक्सर्स आए हैं वो यहाँ पे सीनियर से सीखने के लिए आए हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरा खुद जो प्लान था वो यही था, ट्रेनिंग कैंप था मेरा दुबई में। तो बस मेरा वीज़ा तकरीबन 55 डेज मतलब तुर्की एम्बेसी में पड़ा था मेरा पासपोर्ट। तो वीज़ा लेट हो गया तो फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो चेयरमैन है राना मशीद अहमद साहब, उसको मैंने डायरेक्ट मैसेज किया खुद। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह शोएब आपको पासपोर्ट आपको कल मिलेगा। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस फ्लोर पे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट मेरा हाथ में दिया, मतलब उन्होंने कहा कि शोएब आपको पासपोर्ट आपका वीज़ा। तो मुझे लेट किया, वैसे मेरा ये फाइट जो होना था ये तकरीबन 27 सितंबर को होना था। तो 27 सितंबर के बजाय इन्होंने न्यू डेट जो हमें दिया वहाँ पे मतलब इवेंट बाय इवेंट मतलब एक शेड्यूल होती है। तो 8 नवंबर को हम इंशाल्लाह हमारा इवेंट है। जो मेरा अपोनेंट है वो इस वक्त दुबई में ट्रेनिंग करे और पाकिस्तान। आई एम सो ग्लैड कि आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया, बिकॉज बहुत सी दफ़ा ये होता है कि यहाँ पे कोई शख्स आके जब जिक्र करता है कि वो जो सपोर्ट ही नहीं है, वो जो वीज़ा नहीं लगा, वो ये मसला हो गया, स्पॉन्सर नहीं है, बिकॉज आपने परसू नहीं किया होता, आपने परसू किया उसको। देखिए आपने मैसेज किया राना मशहूद साहब को, ये रिस्पॉन्डेड, क्योंकि हमने ये देखा है कि वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं यूथ को लेके। ही इज़ वेरी मच मोटिवेटेड, और जिस तरीके से वो फिर यूथ को प्रमोट कर रहे होते हैं। आप एक एग्जांपल हमारे सामने, बिकॉज हमें मालूम भी नहीं था कि आपका केस क्या हुआ। रास्ते निकल आते हैं अगर आप रास्ते बनाना चाहें। आप अगर सिर्फ एक अल्लाह पाक बस कंप्लेनिंग मदद करते हैं, बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल ऐसे है। अगर आप बस हर वक्त कंप्लेन करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप वहीं पर उसी पॉइंट पर रुक जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हौसले कितने बुलंद हैं इस वक्त और क्या जज्बात हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जब आपका ओपोनेंट ऐसा हो जिससे आपके पर्सनल भी एक तरह से ग्रज हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम सब के अंदर एक डिफरेंट इमोशंस होते हैं। बिल्कुल तो उस पर्सपेक्टिव से बताएं कि क्या तैयारी है? मेरा खुद मतलब जब मैंने मतलब बॉक्सिंग को मैं समझा, जब मैं बॉक्सिंग के इस करियर में आया कि मतलब मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के काबिल बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल खेलूँ और वो भी इंडियन बॉक्सर के साथ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फाइट है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप फाइट है और अगेंस्ट इंडिया के साथ हैं। फिर हम लोग अगर इंडिया के बनस्बत बाकी जो अपोनेंट है, बाकी कंट्रीज़ के अपोनेंट, उनकी बनस्बत अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ हम लोग मतलब एक बहुत ईजीली फाइट खेलते हैं, क्योंकि हमारे साथ अपनी कौम की सपोर्ट होती है। बेशक जी बैकग्राउंड मतलब लाइक अगर आपके साथ मतलब जो भी बंदा मिल रहा हो आप उनको ये कहे कि मेरा फाइट इंडिया के साथ है तो क्या इंशाल्लाह आपने जीतना है। हर बंदे की दुआ हमारे साथ होती है, हर बंदे की सपोर्ट हमारे साथ होती है। और इस फाइट में लाइक इस तरह सारे सब सीरियस होते हैं जैसे क्रिकेट का मैच होता है पाकिस्तान विद इंडिया का। आप लोग देखते रहते हो, मतलब सारे मतलब लोग काम से जल्दी छुट्टी करते हैं या मतलब उधर ही जिस जो मतलब वो लोग बिजी होते हैं उधर ही मतलब स्क्रीन में क्रिकेट की एक नज़र लाजमी देखते हैं। और कुछ पिक्चर्स भी हम स्क्रीन पे आपकी इस वक्त दिखा रहे हैं डिफरेंट फाइट्स की। मैं ज़रूर चाहूँगा शोएब के जो लास्ट फाइट आपकी शेड्यूल थी प्रॉब्ली अंकारा में थी जो इंडियन बॉक्सर के साथ, वो फिर इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि बीमार हो गए या डर गए थे या शायद अपने आप को राफेल ही समझा हुआ था उन्होंने और आपको शाहीन समझ बैठे हैं। और ज़ाहिर आप शाहीन असल में हैं, ये तो बॉक्सिंग का हिस्सा है शोएब भाई। असल में जो वहाँ पे बॉक्सर मेरा ले आया था दिल्ली से अबू दुबई आया था, फिर अबू दुबई से इस्तांबुल आया था, फिर इस्तांबुल से इन्होंने बाय रोड सफ़र किया था। ये लास्ट 2 डे मतलब हम लोग बिल्कुल कोई भी खुराक सराह नहीं करते हैं। अवल तो जिसको वजन ज़्यादा होता है तो बिल्कुल किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाते हैं और साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं। तो 18 घंटे रास्ते में कुछ भी ना खाना और सारे 18 घंटे यही सोच के मतलब मेरा फाइट है और अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ है, उसको भी सारी इंडिया देख रही है जैसे मुझे सारा पाकिस्तान देख रहे हैं। तो वहाँ से मतलब जाहिर बात है मतलब प्रेशराइज हो गया और तकरीबन 102-103 डिग्री बुखार था। फिर हमारे जो वर्ल्ड टाइटल जो यूपीओ वर्ल्ड टाइटल है उनकी अपनी एक मेडिकल टीम होती है। उन्होंने जब उनका मेडिकल चेक किया तो उन्होंने कहा इस हालात में हम लोग इसको ये फाइट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है इस टाइटल में इस तरह के हालात में फाइट देने इनको। दैट्स ग्रेट। और अभी अब जो है फाइट वो उसके लिए आप भरपूर तैयारी कर चुके हैं? जी तैयारी जारी है। हाँ। नॉकआउट करने का इरादा है? इंशाल्लाह कोशिश तो यही है। हर बंदा मतलब जब रिंग में चढ़ता है तो यही सोचता है कि बस इसे जान छुड़ाएं। और ये फाइट आपके अपने करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत बड़ी मतलब बात है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये जो यूबीओ वर्ल्ड टाइटल है तकरीबन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये टाइटल के लिए मतलब मैंने क्वालिफाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये फाइट में जब जीत के आऊँगा तो इसके बाद मेरा रैंकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा और इंटरनेशनल लेवल से मतलब मुझे काफ़ी मतलब चैलेंजेस आएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड टाइटल तकरीबन 7-8 और भी मतलब इस तरह के टाइटल्स है जो वर्ल्ड वाइज मतलब खेले जाते हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह मैं मतलब इजीली क्वालिफाई कर सकूंगा। और बैक टू बैक जो आप माशाल्लाह फाइट्स आप जीतते हैं और जब भी हम आपको बुलाते हैं आप कहते हैं कि फलानी फाइट हो रही है और जब उसके बाद आप जाते हैं उसके बाद आप जीत के ही वापस आ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतना ट्रस्ट आप पे हो चुका है पूरी पाकिस्तानी अवाम का कि गए हो, हमें पता होता है कि बस जीत कर ही वापस आना है। जब वापस आते हैं जीत के
क्या वही अप्रिसिएशन आपको मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे मिलेगी पाकिस्तानी आवाम से? मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ जी, जी। बिकॉज काफ़ी हद तक हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है कि हमने सिर्फ एक खेल को प्रमोट नहीं करना, हमें बाकी खेलों को भी उसी तरीके से प्रमोट करना। बिल्कुल इसी तरह ये आपके सामने एक वैध मिसाल है मतलब अरशद नदीम का माशाल्लाह हमारे मतलब एथलीट में अगर देखा जाए क्रिकेट के अलावा मतलब इन्होंने अरशद नदीम को जिस तरह सपोर्ट किया, प्रमोट किया, शाजिब रिंद हमारा जो मतलब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इसी तरह हमारा भाई वसीम जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, माशाल्लाह सबको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इस वक्त मतलब गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है इन लोगों के जो मतलब यूथ प्रोग्राम के जो चेयरमैन राना मशहूद अहमद साहब हैं वो काफ़ी मतलब यूथ को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। माशाल्लाह इस तरह का अगर वर्क हो तो इंशाल्लाह जो हमारी रहे वो मतलब नजर आएंगे सबको और इसके जो टैलेंट है वो ज़ाहिर नहीं होगी इंशाल्लाह। शोएब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइट और इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू। थैंक यू वंस अगेन। नाजरीन शोएब के लिए तो बेस्ट विशेस हैं और ठाकुर सोच लो या फिर कह रहा हूँ सोच लो। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं सेहत के हवाले से। और आजकल हम हर दूसरे शख्स को देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं दिल की नहीं, अल्लाह माफ़ करे, बट ये होता है कि हम इस पर्सपेक्टिव से जब एक चीज़ देखते हैं कि डाइट के लिहाज से हम सब कॉन्शियस नहीं होते। हर दूसरा बंदा अगर हम देखें तो वो जनाब किसी ना किसी बीमारी का शिकार होता है और जब उसके रूट कॉज की हम बात कर रहे होते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि प्लीज़ अपनी डाइट को ठीक करें, जंक फूड को मत खाएं, चीट मील, हम तो पूरे चीट डे कर रहे होते हैं, अगर हम डाइट कॉन्शियस भी होते हैं तब भी ये मत करें, अपना ख्याल रखें, मीठे की तरफ ना जाएं, शुगर को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। बट ये सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती अनटिल अनलेस पानी सर से गुजर जाता है। और ऐसे ही हम देख रहे होते हैं शोएब, यंग लोग, दिल की बीमारियाँ, आप कोई डेथ आप देखते हैं, आप पूछते हैं कॉज क्या, कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड खुद चल रही होती है कि हार्ट अटैक हुआ। और यंग लोगों को, जो कि पहले हम कहते थे ना एक सर्टेन एज में हार्ट अटैक होता है या दिल की बीमारियां हिट करती हैं, अब तो कोई उम्र ही नहीं रही। हम तो देख रहे होते हैं टीनेजर्स में ये मसला है, 20s में ये मसले शुरू हो रहे हैं और 30s में तो हम कहते हैं अच्छा ये तो बहुत आगे मसला। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड जो हम खा रहे हैं। तो आज इस मौजूद में गुफ्तगू करेंगे क्यों दिल की बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं। न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ वंडरफुल पर्सन हफ्सा नज़ीर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आप हर बार इतनी ज़्यादा प्यारी हो जाती हैं, क्या कर रही हैं? बस राइजिंग पाकिस्तान का कमाल है, नेचुरल डाइट कर रही हूँ। नेचुरल भी वैसे वाकई हमें बताएं कि आप डाइट में ऐसा क्या लेती हैं कि स्किन फ्रेश रहती है? मतलब सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि डाइट से ज़्यादा आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है कि आप किस टाइम पे सो रहे हैं, किस टाइम पे जाग रहे हैं, और आपकी पूरी की पूरी रूटीन ज़्यादा मैटर करती है मोर देन योर फूड। मेरा ख्याल है कि जब आपकी बात आती है स्किन की, बालों की, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं। दिन की रूटीन आपकी क्या है, सोना आपका कैसा है? हाँ जी। सो आप समझ ये बताएं कि जो दिल की बीमारियों से मुताल्लिक आज हम बात करें, आपकी ऑब्जर्वेशन भी ये होगी कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बहुत से लोग आपसे कंसल्ट करते होंगे, जी हम मामला सर से गुजर चुके हैं, प्लीज़ डाइट प्लान बताएं ताकि चीज़ें बेहतर हो। आपने कहा कि इट्स नॉट जस्ट डाइट प्लान, इट्स योर लाइफस्टाइल एज वेल, जिसमें आपकी नींद भी है और आपका सारा साइकिल है। अच्छा, जहाँ तक हम दिल की बीमारियाँ शुरू करते हैं ना, सबसे पहला तो आज जो हमारा फैक्टर आता है ना वो हमारा स्ट्रेस फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मतलब हमारा मोबाइल सबसे बड़ा स्ट्रेस है। आजकल हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ये लास्ट सीन की होती है कि उसने इतने बजे देखा था और मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस फैक्टर आपका इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आपका हार्मोन बढ़ता है, आपका कार्टिसोल बढ़ता है, वो पूरा का पूरा फिर आपका जो साइकिल शुरू हो गया उसकी वजह से जो हार्ट अटैक है या दिल की बीमारियाँ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सेकंड, जो 70% आपका रोल है डेफिनेटली आपके डाइट का, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता कब खाना है, कितने बजे खाना है और क्या खाना है। या तो पहले बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे और जब लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे वो उस टाइम फिर सब कुछ छोड़ देंगे। फिर ये भी नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और ट्राइग्लिसराइड क्या है। मतलब अगर किसी का आ गया है ना, किसी की लिपिड प्रोफाइल करवाई और उसके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ गए, उसने कहना है बस आज से मेरी चर्बी बंद है, हर किस्म की चिकनाई बंद है। उसको यही नहीं पता कि आपका ट्राइग्लिसराइड, आपके जिगर पे चर्बी आपके कार्बोहाइड्रेट से बड़ी थी, उसमें आपने शुगर्स कम करनी थी। और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद से बना रही होती है, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें हेल्दी कोलेस्ट्रॉल चाहिए, हमें विटामिन डी, हमारे सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हमें चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो हार्मोन्स हैं,
मतलब मेल्स के हार्मोन और फीमेल्स के हार्मोन्स डायरेक्टली जो है वो कोलेस्ट्रॉल से इन्वॉल्व है। तो अगर हम फैट ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन हमारे लोगों को क्योंकि एज सच पैटर्न नहीं पता होता और उससे पहले जंक फूड बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांस फैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और खुराक की रूटीन इस तरह की है। दूसरा सबसे ज़्यादा जिस बात को मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि वो हमारी रूटीन है सोने जागने की, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि आजकल तो ट्रेंड बन गया है ना, आप देखें स्कूल्स में ही चले जाएं या किसी भी एज ग्रुप को टारगेट करें तो वो बड़ा मॉडर्निज्म समझा जाता है कि हम तो भाई रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह के टाइम जो है वो 2-3 घंटे, अगर बच्चे भी हैं या कोई भी है सो के सुबह उठ के अपनी जॉब पे या स्कूल जाते हैं तो वो दूध के अंदर बहुत सारे मीठे चॉकलेट पाउडर मिला के खा पी के बस चले गए। नो ब्रेकफास्ट। इस चीज को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि आई एम अ नाइट पर्सन, आई एम अ नाइट पर्सन। हाँ, बल्कि सम टाइम मेरी बड़ी इस चीज़ पे सब लोग करते हैं, अच्छा तुम अपनी लाइफ किस टाइम एंजॉय करती हो, तुम तो सो जाती हो इतनी जल्दी। तो अल्लाह ताला ने पूरा दिन हमारे लिए रखा हुआ है, हमारी एक्टिविटीज़ है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा आपने आजकल की जनरेशन देखा, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जेन ज़ी। आप देखिए 10 साल के बच्चे, मेरे पास पिछले दिनों 14 ईयर्स की बच्ची ने विजिट किया और उसके ट्राइग्लिसराइड्स मोर देन, मतलब मैं कह रही हूँ कि 2000 से भी ऊपर गए हुए थे। अच्छा, एक तो होता है जेनेटिक हाइपरलिपिडीमिया, मतलब फैमिली में सबका ज़्यादा, इस वजह से बच्चों में आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमने उसकी रूटीन ली तो सारी रूटीन उसकी यही कि इतने बजे चॉकलेट पाउडर पिला के पिया है, पूरी रात जागे हैं, उसके बाद शाम का टाइम, मतलब हम जब छोटे होते थे हमने दोपहर को आके थोड़ी देर रेस्ट करना, हमारी मम्मा ने कहना, और उसके बाद हम खेलते थे। असर से मगरिब का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल एक्टिविटी का। तब हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बना रही होती है जो हमें खुद से ठीक कर रहे होते हैं उस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। और हमारे आजकल के बच्चे उस टाइम पे सोते हैं, मतलब बहुत सारी रूटीन आप लोगों ने देखा है, लोग दोपहर को आके बहुत सारा मील खा के सो जाते हैं, नाश्ता किया नहीं होता, और शाम को उठ के उस टाइम के बाद जो है वो उन्होंने 10-11 बजे फिर खाना शुरू करना है और रात के 2 बजे तक खाना है, जिसकी वजह से आपकी रूटीन ख़राब हो रही है। अच्छा, अफसा, ऐसे में जो आपने चॉकलेट पाउडर की बात की है, ये तो वाकई बहुत आम है हर घर में, और बच्चे बड़ा खुशी खुशी उसको, हम ये खुश हो रहे होते हैं कि कम से कम दूध के अंदर अगर चॉकलेट, तो बच्चा दूध तो कम से कम पी रहा है। हाँ। तो क्या, और इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी अक्सर चॉकलेट पाउडर अगर आप ओरिजिनल कोकोआ पाउडर की बात करते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप ओरिजिनल चॉकलेट की बात करते हैं वो तो डेफिनेटली जाके डायरेक्टली आपके ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड रह रहे हैं, दुखी रह रहे हैं, तो आप चॉकलेट खाना शुरू कर दें, तो वो है एक स्पेसिफिक डार्क चॉकलेट। लेकिन शुगर्स जो है वो आपको किसी तरह भी फ़ायदा नहीं दे रही, किसी तरह भी फ़ायदा नहीं दे रही। मेरा ख्याल है कि ये मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम है जब इन चॉकलेट पाउडर्स को, जिसमें बहुत सारी शुगर हो, या तो ओरिजिनल किसी चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको हम नहीं जुटला सकते। देयर आर सो मेनी न्यूट्रिशनल पाउडर अवेलेबल इन द मार्केट जो जेन्युइनली आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं या आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ शुगर्स को प्रमोट करके और आप ये सोच रहे हैं कि वो अच्छा है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़ते हैं और आप हार्ट डिजीज़ की तरफ आते हैं। और हार्ट डिजीज़ भी डिफरेंट तरीके की हैं। जैसे हम शुरू हुए हैं, अगर हमें इस्कीमिया हो रहा है, जो लोग हैं जिनको शुगर है उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने का, क्योंकि उनकी हार्ट जो है ना, उनकी आर्टरीज होती हैं वो डैमेज हो रही होती हैं कहीं ना कहीं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब फैट्स के डिपॉजिट्स आने के भी चांसेस होते हैं। और दिल की बीमारियां भी 2 तरह हैं, मतलब एक तो आपकी नालियां ब्लॉक होती हैं, वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, उसमें चर्बी जम रही होती है, और दूसरा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, उसमें कैल्शियम के डिपॉजिट्स आ रहे होते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा रिवाज है कैल्शियम की टिक्कियाँ पीने का, लोग इसको ड्रिंक समझ के सुबह शाम पी रहे होते हैं। एक स्पेसिफिक एज के बाद तो कहते हैं रोज पी रहे नहीं, कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब होने के लिए, अपना काम करने के लिए ज़रूरत होती है K2 की, D3 की और मैग्नीशियम की। अगर आप उसको प्रॉपर कॉम्पोजिशन के साथ ले रहे हैं तो आपका कैल्शियम अपने टिश्यू तक पहुंच रहा है, अपने मतलब आपके टिश्यू से लेके आपकी सॉफ्ट बोन तक पहुंच रहा है। और अगर आप इन चीज़ों के साथ नहीं ले रहे तो वो कैल्शियम भी सारा आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा होता है। प्लीज जरा दोबारा बता दें, सॉरी, कि वो जो कैल्शियम इंटेक हम करते हैं गोलियां डाल के पानी में, उसके साथ और क्या ऐड करें? उसके साथ D3, K2 और मैग्नीशियम चाहिए ताकि कैल्शियम अपना काम करे, अदरवाइज वो डिपॉजिट हो रहा है। और बहुत सारे लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो उनका ऑलरेडी वेट भी थोड़ा होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं, और वो भी सोच रहे होते हैं कि शायद घी या चर्बी की वजह से ये हो रहा है और अब हमने खाने में सारा घी छोड़ देना, और वो इस तरह की चीज़ें पी रहे होते हैं। और इसी तरह जब एक्सेसिव कैल्शियम हम ले रहे होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, उसकी वजह से किडनी स्टोन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। क्या मल्टीविटामिन्स अगर आप ले लें वो ज़्यादा बेहतर होते हैं कि एक गोली मल्टीविटामिन? हाँ, उसमें क्योंकि कंपोजिशन
कॉम्बिनेशन इस तरह से होती है Balance कि है। ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जैसे हर एज ग्रुप का एक है कि हमने कितना कैल्शियम लेना है, Okay. वो भी आप सोर्स कौन सा ले रहे हैं, उसका अब्जॉर्प्शन क्या है और उसका सारा का सारा बॉडी में मेथड क्या है कि उसने किस तरह से जाके काम करना है, दिस इज़ वेरी ओके इंपॉर्टेंट। अच्छा हफ्सा, कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं और कुछ वीडियोस भी होते हैं कि आप खुद घर में भी बना सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अदरक का पानी अच्छा। और लीमू का पानी और आई थिंक विनेगर समथिंग लाइक दैट, ये exactly. सारा एक बना के वो एक कहते हैं कि आप ये पिएं, आई थिंक सुबह नाश्ते से पहले भी हाँ पिएं जी, और दिन में किसी को भी वक्त पिएं, पिएं। रात को। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप, मेरा ख्याल है कि आप ही डॉक्टर बन जाए, आपने इतनी अच्छी चीजें बता दी हैं, दिस इज वेरी ये गुड। already हैं, मैं बड़े अच्छा, talented ये हैं, नहीं क्या नहीं, बताऊं? अगर आपने ये बना के रखा हुआ है जो आपने अभी से कहा है, ये मिक्सचर जिसमें क्योंकि जिंजर डायरेक्टली एंटीऑक्सीडेंट है, उसके साथ आपने बताया कि लेमन जूस है, Yes. डायरेक्टली उसमें इतना सारा विटामिन सी और एप्पल साइडर विनेगर, इसकी क्वालिटी यही है कि इसने आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन कम होगी, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, स्ट्रेस हार्मोन नीचे जाएगा, कार्टिसोल ठीक होगा, वो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जिसमें दिल की नालियां खुलना शुरू हो Okay. जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। Okay. और अगर इसमें हम साथ जो है वो गार्लिक भी ऐड कर लें ना, लहसुन है उसका भी पानी निकाल के ऐड कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेसिपी है और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है और वो लोग जिनको जो है वो दिल की बीमारी होना या कोई शुरू हो गई या स्टेंट ब्लड जला हुआ प्रेशर रहती ऑलरेडी, है, और इस सुबह निहार मुंह पिएं। निहार मुंह भी पिए और रात को सोते हुए भी पिए। बस ये कि अक्सर लोग कहते हैं हमारा गला खराब हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा डाइल्यूट करके ले लेना है, 2 ग्लास पानी में डाल के ले लेना है, और बाकी जो है वो 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को लेना शुरू करें। रात को खाने से पहले लें और सुबह को निहार मुंह लें, और जब लें तो 1 घंटे तक कोई भी चीज़ खाएं पिए ना। क्या अच्छा, ये तो- देसी घी बेहतर है बाकी ऑयल और बाकी दूसरी अच्छा, घी के? देसी घी, अब हमने पिछली दफा भी मैंने प्रोग्राम में कॉफी। बोला था घी कॉफी, तो बड़ी बड़े लोगों वायरल ने हुई थी। नहीं ना, कुछ लोगों ने ट्रोलिंग भी की कि भाई घी कॉफी नहीं लेनी, वो पूरा एक साइंटिफिक उसमें बायोकेमिस्ट्री है, अभी टाइम नहीं है हम उस पर बात करेंगे। देसी घी हमारी एक परसेंटेज है, हमारी फैट जो है डाइट में 30% होनी चाहिए। अगर आपने यंग रहना है, अच्छे रहना है, आपने 30% फैट अपनी बॉडी में रखनी है। फैट बिल्कुल छोड़ देना आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहा होता है। हम सोर्सेज क्या ले रहे हैं, उसमें हम जो है वो देसी घी पहले 7% में आ जाता है, 7% हम देसी घी ले सकते हैं, मतलब पूरे दिन में 1 टेबलस्पून देसी घी आप ले सकते हैं। और जब कुकिंग की बात आती है तो हम देसी घी इसलिए कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मतलब जब भी हम घी को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है, जो कि आपकी दिल की नालियों में जमता है। तो देसी घी का जो है वो बहुत ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ट्रांस फैट में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता। इस वजह से कहते हैं कि आप देसी घी में कुकिंग करें, लेकिन आपने क्वांटिटी जो है वो कम इस्तेमाल करनी है, मतलब पूरे दिन में 1 पर्सन के लिए 1 टेबलस्पून देसी घी इनफ है। बाकी आप अपने सोर्सेज जो शामिल करना चाह रहे हैं उसमें ऑलिव ऑयल आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके साथ साथ कैनोला ऑयल आपके साथ बहुत अच्छा है आपके लिए, डायरेक्ट जो कोल्हू से निकला हुआ तेल होता है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें एवोकाडो ऑयल आ जाते हैं और कुछ फ्लेक्सीड ऑयल आ जाता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये पूरा 30% मिक्सचर आपका फ़ैट का बना के आपकी फ़ैट में डेली अगर आप दूध पी रहे हैं उसमें से भी फ़ैट आ जाता है, दही खा रहे हैं उसमें से भी आ जाता है, आप नट्स खा रहे हैं वो वाला भी फ़ैट आ जाता है, ये सारा मिला के 30% फ़ैट आपने पूरा करना है। हमने ये कि अगर देसी घी में कुकिंग बोल दिया तो फिर लोगों ने शुरू हो जाना ना कि भर भर के डालो देसी घी, तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है कि आपको 7% तक अलाउ है। ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कैलोरीज कैलोरीज नहीं है, कैलोरीज 1 ग्राम ऑफ फैट आपको 9 किलो कैलोरी दे रही है, मतलब अगर आप 1 ग्राम ले रहे हैं तो 9 कैलोरीज आपको मिलेंगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। Bad, तो हाँ, ये excess of इंपॉर्टेंट है everything is कि it. कोई चीज़ अगर हेल्दी भी है, अगर आप उसको इतना ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़, सॉरी सबीन, वो जो आपने बात की ना अभी कि ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भी घी या ऑयल हम इस्तेमाल करें खाना पकाते वक्त, हाँ जी, और ढेर सारा हम उसे पका रहे हैं, अच्छी तरह भून रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट तो आएगा जी, दैट मीन्स कि वो आपके लिए खतरनाक है। अगर आपने खाना बनाने के बाद ऐड किया तो वो खतरनाक शायद नहीं है। नहीं, उसमें जैसे हमने बताया कि ऑयल की बात है ना, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत लेट ट्रांस फैट में कन्वर्ट होते हैं, फ़ौरन से नहीं हो जाते। तो जो जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं जो हमें एनिमल सोर्स से आ रहे हैं, वो सैचुरेटेड फैट हैं, जो हमें प्लांट सोर्स से आ रहे हैं वो जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, वो हमारे लिए जो हैं वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वो लेट ट्रांस फैट में कन्वर्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू
एनिमल फैट। इस वजह से उन्होंने जो है वो बहुत लेट जाके ट्रांस फैट बनानी है, वो सेफ हैं। और बाकी मोस्टली जो ऑलिव ऑयल है एक स्पेसिफिक कुकिंग वाला होता है, वो और होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक एक जो होता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, वो सिर्फ ड्रेसिंग्स के लिए होता है, उसको हम बॉयल नहीं कर सकते। तो आप जब भी पका रहे हैं या खा रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा लेबल पे ऊपर ख्याल रखें कि आप किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सोर्स रहे हैं। प्लांट हो तो बेहतर है, एनिमल हो प्लांट तो सोर्स नहीं ठीक। बहुत बेहतर है, एनिमल सोर्स 7% तक आपकी डाइट में अलाउड है, सही। जिसमें देसी हम घी का अगर source तो मक्खन animal या हुआ। देसी घी लेना चाह रहे हैं तो वो 7% तक आपको अलाउड है। ओके, सो फिर नहीं, हम वो पॉइंट अच्छा रेस किया इन्होंने। तो देसी घी का सोर्स तो एनिमल हुआ। हाँ, एनिमल सोर्स है। देसी घी और मक्खन जो है वो एनिमल सोर्स है। और उसके बाद जो ऑलिव ऑयल है या फ्लैक्स सीड ऑयल है, जितने भी सीड्स ऑयल हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो प्लांट सोर्सेज में आते हैं। प्लांट पे भी कैनोला, सनफ्लावर, जो बाकी सारे के सारे ऑयल्स आ जाते हैं। और दूसरा, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन हमारे पास जो आजकल बहुत ज़्यादा अर्ली केस आया हमारे हॉस्पिटल में, इट वाज 17 इयर्स ओल्ड बॉय, जिसको जो है वो एक तो होता है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट आपको सडन है, उसमें सारा आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन्वॉल्व है ना हार्ट का, लेकिन हार्ट जो फेलियर की तरफ आपका जा रहा है वो आपको ऑलरेडी साइंस आ रहे हैं। तो मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि हार्ट अटैक से 1 मंथ 2 मंथ्स पहले आपकी बॉडी आपको बहुत सारे साइंस दे रही होती है, जिनको आपने इग्नोर नहीं करना। उसमें सबसे पहले अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको हेडेक फील हो रही है, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये हेडेक आपको क्यों हो रही है। खाना खाने के बाद अगर आपको नोजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, तो ये भी बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है कि आप इस डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फील होता है, आप सोच रहे हैं मेरे बाजुओं में दर्द है, मैंने तो रेस्ट भी किया है, कोई भारी काम भी नहीं किया, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आप इस डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो अर्ली स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट का जो रीज़न है, हम जितना ज़्यादा नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हम जितनी ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, या जितना ज़्यादा हमें स्ट्रेस है या ब्लड प्रेशर है। आपको पता है पाकिस्तान में 3 in 1 जो है वो बंदा हाइपरटेंसिव है, और जिसने स्क्रीनिंग ही नहीं करवाई होती, और हमारे लोगों को पता ही नहीं होता। हमारे पास जैसे आए, हमने उनको ब्लड प्रेशर चेक करा के बताया कि आपका 140 या 90 आ रहा है, तो कहते नहीं नहीं, मैं तो हुनी पौड़ियाँ चढ़ के आया, ता बहुत ब्लड प्रेशर नहीं। एक अंकल आए पिछले दिनों कि बहुत ब्लड प्रेशर तेज था, तो इट वाज 200। मैंने उनसे कहा ये बहुत ज़्यादा, वो कहते नहीं बेटा तेरी आंटी सुबह बहुत लड़ी मेरे नाल, उन्होंने गुस्सा बहुत चढ़ता हुआ है, ता करके मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई, मैंने कोई जिद्दा दा दवा, मैंने सुबह जवाब नहीं आए, तो हुन मैं जाके जरा जवाब देने हैं, तो मेरा कोई ब्लड प्रेशर नीचे करने दी तो वो सिर्फ वो जो आंटी का गुस्सा था, वो ये भी हो सकता है कि अंकल को इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है कि उनको ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल नहीं है। और पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, आप देखिए अक्सर आप ये बाहर निकल जाते हैं या हम जब जाते हैं रोड पे, तो हर बंदे को गुस्सा आया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर है और स्क्रीनिंग नहीं होती, और दूसरा हमें नमक डालने की बहुत आदत है, हर चीज़ पे नमक तो हम में डाल लेते ये कि ब्लड प्रेशर की वजह से गुस्सा आ रहा है, हम तो उल्टा ये कह रहे होते हैं कहते कि हम बात को नहीं देख रहे होते, हम हाँ। कहते हैं अच्छा वो बात की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, वो ब्लड प्रेशर की वजह से आ रहा है। दूसरा, आपने देखा है लोग अंडे हमारे पे नमक लगा के खा रहे होते हैं, ऑलरेडी इतना सोडियम एग में, और फिर इसलिए कहते हैं अब बीपी हो गया, अब अंडा नहीं खाना। अब ये नहीं पता कि वो अंडे पे नमक लगा के नहीं खाना, अगर ब्लड प्रेशर भी है तो आपने किस तरह से एग खाना है। दूसरा, हमारी जितनी सुबह को ब्रेकफास्ट पॉइंट्स पे आप चले जाएं, हर जगह इतना 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 नमक होता है। मैंने अक्सर लोग देखे एप्पल को भी नमक लगा के खा रहे होते हैं, बड़ा मजा फ्रूट्स आता है। को भी नमक लगा के खा रहे होते हैं। चाट मसाला सेब के ऊपर हाँ, अगर आप इस तरह से फ्रूट ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यू आर ऑलरेडी ऑन द रिस्क, आपकी फैमिली में ये बीमारी आ गई है, तो आपने जो है वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है और बहुत ज्यादा ख्याल करना है। थोड़ा थोड़ा तो आप सब कुछ खा सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ ना खाएं और बस 2300 मिलीग्राम सोडियम अलाउड है, इवन इफ यू आर हाइपरटेंसिव। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे जरूर करेंगे इस हवाले से भी। कहते हैं कि अगर आप डेली अपना मील टाइम और अगर आप सेम मील रखते हैं तो आपकी बॉडी बहुत, मतलब आप बहुत हेल्दी रहते हैं जी, वेट भी आपका मेंटेन रहता है, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाती है, और ये सारे मसाइल जितने भी होते हैं वो हार्मोन्स आहिस्ता के और वो होना सब शुरू खत्म हो जाते हैं। ये इसके पीछे क्या साइंस होती है? क्योंकि मैंने अब एक एक्ट्रेस का मैं देख रही थी कल इंटरव्यू, उन्होंने बताया कि पिछले कोई 7-8 साल से उनका ब्रेकफास्ट एक ही है। उन्होंने रूटीन फॉलो की, असल में वो हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा। रूटीन सेम मील का मतलब कि वो सेम आपको उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप तलबीना, जौ का दलिया या मल्टीग्रेन रोटी खा रहे हैं, तो वो तीनों सेम ब्रेकफास्ट में आएंगे, वो तीनों सेम है, मतलब उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो सेम है, उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। और अगर आपने टाइम है, जैसे इवनिंग में आपने एक प्रोटीन मील स्पेसिफिक रखा हुआ है, तो उसमें आहिस्ता
आहिस्ता आपकी बॉडी जो है, क्योंकि उसमें इतने सारे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं या आपकी बॉडी में जितनी भी बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो रहा है, आपने किसी तरह से भी जो डाइट की है तो वो आपको पॉजिटिवली ऐसा होता है इफेक्ट कर रहा कि होता है। मैं सेम मील की भी बात कर रही हूँ, मैं सेम मील मेरा हिसाब से कि तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको अपने मील स्विच करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेचर बनाई है हमारे लिए, इतना कुछ खाने को बनाया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आपको सारी चीजें जो है वो खानी चाहिए। मुमकिन नहीं है ना कि एक हाँ, ही मील में एक ही सारे मील में, मिनरल्स और हाँ। विटामिन्स तो होंगे। ये नहीं जितने भी होने लोग चाहिए। आके बताते हैं इनकी सारी बातों पर ट्रस्ट करने की जरूरत जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचुरली भी इंसान की नेचर है कि आप एक चीज जैसे इतने दिन बोर तक, हो सालों जाते हैं तक ना नहीं 3 खा से सकते। 4 दिन, हम मतलब दूसरे तीसरे दिन वो सालन रिपीट कर लें तो हमारे बच्चे नहीं खा रहे होते ये कि तो ये हर क्यों चीज जो बनाया है। सोशल मीडिया पे बताई बताई जाती है, वो प्लीज उस पे बिल्कुल ट्रस्ट ना 100% करें, ट्रू उन नहीं चीज़ों होती। की लॉजिक पे जाएं और फिर एक्सपर्ट से उसकी राय ज़रूर लें कि क्या राय हो सकती है इस हवाले से। वाकई अगर आप एक ही चीज़ खाना शुरू कर देते, ठीक है आपकी बॉडी एडजस्ट तो होगी है, लेकिन द पॉइंट इज कहीं ना कहीं तो डेफिशिएंसीज आना शुरू हो प्लस अगर आपने ये काम कर ही लिया और आपको लगता है कि आप पे उसका इफेक्ट अच्छा आ गया, जरूरी नहीं कि आपने सबको ही बताना है कि अब आप भी ये करें, क्योंकि आप पे अगर असर बेहतर हो गया तो हो सकता है क्योंकि हम बाकी तो का वही खराब हो करते हैं जो जाए। हम सुनते हैं। एक और मसला है कि एक और मैं देख रहा था वीडियो किसी की, उन्होंने कहा जी कि बड़ा मशहूर है, मैं इसलिए मैं नाम नहीं लेता, कि मैं तो सोता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, मेरी नींद पूरी हो देखिए जाती है। कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया है सुनने वालों पे। Yes. बिल्कुल आपने इस बात पे अमल नहीं करना। Yes. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जितने प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैंने एक पिछले दिनों भी मतलब एक प्रोग्राम में बताया कि जो 10 साल की बच्ची को PCOS का प्रॉब्लम आ गया है, मतलब एक हार्मोनल प्रॉब्लम आ गया, और उसमें सबसे बड़ा रीजन यही है कि रात को सोए नहीं है। तो आपकी एक स्पेसिफिक आवर्स, आपने सेहत देखनी है ना, आप इस्लाम को फॉलो करें सारा। आपने सबसे ज्यादा क्यों हमारे पेरेंट्स को बीमारियां नहीं थी या हमारे दादा को बीमारी जिनकी नहीं आप थी या बात इस करें, वजह वैसे से नहीं थी, उनकी आंखों का हाल देखकर देखने आप वाला था, क्योंकि वो रात को टाइम से सोते थे, सुबह टाइम से उठते थे और टाइम से नाश्ता करते थे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी। आजकल ब्लड प्रेशर का, बिल्कुल। शुगर का और दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा मसला यही है कि नींद पूरी आप नहीं करे। होती। हफ्सा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू नाज़रीन। वक्त मुख्तसर था, वरना और बात होती। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और प्लीज़ नमक कम करें, शुगर कम करें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस भगाएं और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।